तंबू कांप रहा था। रात ठंडी थी, लेकिन ये ठंड मौसम की नहीं थी। ये ठंड तो अंदर से आ रही थी, एक डर जो साए की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। उसके बगल में माया आग के पास दुबकी हुई थी, उसका चेहरा पीला और थका हुआ। उन्हें जंगल छोड़े हफ्ते हो गए थे, लेकिन जंगल ने उन्हें नहीं छोड़ा था। उन्हें लगा था कि वो आजाद हो गए हैं। वो उस अंधेरे जंगल से बच निकले थे, उन फुसफुसाहटों से, उस एहसास से कि कोई उन्हें देख रहा है। वो वापस अपने गांव आ गए थे, शांति की उम्मीद में। लेकिन बुरे सपने उनका पीछा करते रहे। साए पेड़ों से भी आगे बढ़ते रहे, उनके अपने घर में भी उन तक पहुंचते रहे। हर रात वही डर उनके सपनों में रेंगता रहा। अंधेरे में आंखें चमकती थीं, गीली मिट्टी और सड़न की गंध उनके एहसासों को भर देती थी। वो हांफते हुए उठते, दिल तेज धड़कता हुआ, अनदेखे जीवों की गूंज उनके कानों में गूंजती रहती। जंगल का श्राप सच था, और ये धीरे धीरे उन्हें खाए जा रहा था। हम इससे छिप नहीं सकते, एक रात माया बोली। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। ये डर, ये बढ़ता जा रहा है। तंबू ने सिर हिलाया, उसका गला रुंध गया। वो जानता था कि वो सही कह रही है। श्राप को नजरअंदाज करना काम नहीं कर रहा था, ये और मजबूत होता जा रहा था, उनके डर से ताकत पा रहा था। हमें वापस जाना होगा, तंबू फुसफुसाया। शब्द उसकी जुबान पर भारी थे। वापस जंगल जाना होगा, वापस अपने डर के स्रोत पर। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। हमें इसका सामना करना होगा, उसने कहा। हमें इसे खत्म करना होगा। और इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने हिम्मत जुटाई, कुछ जरूरी सामान पैक किया और जंगल के विशाल साए की ओर चल पड़े। हर कदम भारी था, पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीरज की हड्डी तक कंपकंपी भेज रही थी। लेकिन वो दृढ़ थे। वो श्राप का सामना करेंगे, वो अपनी जिंदगी वापस पाएंगे। जंगल ने एक अजीब सन्नाटे के साथ उनका स्वागत किया। पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की सामान्य आवाजें गायब थीं। उनकी जगह एक भारी सन्नाटा छा गया था, जो उन पर हावी हो रहा था। हवा में नमी, सड़न की गंध और एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी, जिससे तंबू का पेट मचल गया। क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? माया फुसफुसाई। उसका हाथ तंबू की बाहों को जकड़े हुए था। वो ध्यान से सुनने लगा। पहले तो उसे अपने दिल की धड़कन के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने सुना, एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। ये हवा नहीं थी, ये शब्द थे, इतने धीमे बोले गए कि समझ में ना आए, लेकिन एक स्पष्ट द्वेष से भरे हुए। तंबू ने अपनी रियर हेज की हड्डी में एक सिहरन महसूस की, और वो जान गया कि वो अकेले नहीं है। कोई उन्हें सायों से देख रहा था। उसकी आवाज सन्नाटे में एक भयानक फुसफुसाहट थी। सेक्शन 4, द लॉस्ट सोल्स। जैसे जैसे वो और अंदर गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, दूसरी आवाजें भी उनमें मिलती गईं। एक टहनी एक अनदेखे पैर के नीचे टूट गई। पत्तों की सरसराहट, बहुत करीब, बहुत जानबूझकर, हवा होने के लिए बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने उन्हें देखा। पेड़ों के बीच झिलमिलाते हुए आंकड़े मंद रोशनी में मुश्किल से दिखाई देते हुए। वो बच्चे थे, उनकी आंखें चौड़ी और खाली थीं, उनके कपड़े फटे और गंदे थे। तंबू देखो। तंबू ने उन्हें पहचान लिया। वो गांव के ही बच्चे थे, जो बच्चे जंगल में गायब हो गए थे, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। खोई हुई आत्माएं श्राप द्वारा बंदी बना ली गई। बच्चों में से एक उलझे बालों और आंसुओं से सने चेहरे वाली एक जवान लड़की ने हाथ बढ़ाया। हमारी मदद करो, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज एक सूखी खरोंच जैसी थी। तंबू ने दया का अनुभव किया, डर के साथ मिश्रित। वो मदद करना चाहता था, लेकिन लड़की की आंखों में कुछ था, डर के नीचे द्वेष की एक झिलमिलाहट, जिसने उसे रोक दिया, जिसने उसे रोक ये जो बात सब में के। सेक्शन 5, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। जंगल और अंधेरा होता गया।
हवा और भारी होती गई, जैसे कि वो किसी प्राचीन और बुरी चीज के केंद्र के करीब पहुंच रहे हों। फुसफुसाहटें तेज हो गई। उनके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण हवा की तरह घूम रही थीं। खोए हुए बच्चे उनका पीछा करते रहे। उनकी आंखें देखती रहीं। उनकी उपस्थिति खामोश दलीलों और अनकहे खतरों का एक समूह थी। हम करीब हैं, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। वो सही कह रही थी। आगे पेड़ पतले हो गए, एक ऐसी सफाई का खुलासा करते हुए जो एक अप्राकृतिक बैंगनी रोशनी में नहाया हुआ था। केंद्र में एक विशाल गांठदार पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं विकृत आकृतियों में मुड़ी हुई थीं और पेड़ के तल पर एक आकृति, लंबा और कंकाल जैसा, परछाइयों में लिपटा हुआ, जो जीवित चीजों की तरह लिखती और स्पंदित होती थी। आकृति ने एक धीमी गुंजन की आवाज निकाली, एक ऐसी आवाज जो तंबू की छाती में गूंजती थी, उसे एक आदिम आतंक से भर देती थी।